तो बच्चों देखो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने कर लिया अम्ल और क्षार का आधा भाग। ठीक है, आधा भाग कर चुके हैं, जिसमें हमने अम्ल समझ लिया, क्षार समझ लिया। तो क्या होता था अम्ल? अम्ल क्या होता था? जिसमें एच एच हो, एच प्लस आयन हो। जो एच प्लस आयन देता हो उसको अम्ल कहते हैं, जो ओ एच माइनस आयन देता हो उसको क्षार कहते हैं। एसिड और बेस, इतना ध्यान है आपको कल की बात मेरी? ठीक है। उसके अलावा और क्या क्या बताया मैंने? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। ऊपर ओ एच लग जाएगा तो वो प्रबल बन रहा था, नीचे फिर लग रहा था तो वो दुर्बल बन रहा था। ठीक है, अभी मैंने आपको दो तीन रिएक्शन कल करवा दी थी। कौन कौन सी रिएक्शन करवा दी थी कल? उदासीनीकरण अभिक्रिया करवाई थी एक, ठीक है, और एक धातुओं की अभिक्रिया कराई थी। किससे? अम्ल से और क्षार से, दोनों से। धातु की अभिक्रिया कराई थी अम्ल से भी क्षार से भी, दोनों कंडीशन में H2 गैस निकल रही थी। ध्यान है आपको? लिखा था ना आपने, अम्ल की करवा लो अभिक्रिया चाहे क्षार की करवा लो। किससे? धातु से, कोई भी धातु ले लो। ठीक है, तो क्या निकलेगा वहां पर? H2 गैस निकलेगी। ठीक है, और कुछ लवण बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन बहुत अच्छे से याद रख लेना। उसके बाद मैंने करवाई उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो तो इंपॉर्टेंट है ही है, और इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ वो इतनी पढ़ लोगे आप क्या भूलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पर भी लिख दी, अभी जो वो लगी है अम्ल की क्षार से अभिक्रिया, इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया ही कहते हैं। अरे खुद सोचो, अम्ल और क्षार दो अपोजिट चीजें हैं, जो दोनों आपस में मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? खत्म। प्लस माइनस मिलके क्या हो जाता है? न्यूट्रल। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? तो इसी तरीके से अम्ल और क्षार मिलके न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, तो इसलिए उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मैं एक दो एग्जांपल करवा दे रहा हूँ। अच्छा, ये मैं तीन क्यों लिखी हैं? इन तीनों में कुछ रिलेशन है। इन तीनों में क्या है? कुछ रिलेशन, कोई संबंध है। तो वो संबंध मैं क्लियर कर दूंगा तो सारी जितनी भी रिएक्शन करवाऊंगा मैं, 6-7 रिएक्शन, वो सारी आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ एक दो कंसेप्ट भी सीख जाओगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी अम्ल ले लो, NaOH, ये अम्लीय क्षार ले लिया मैंने। एक अम्ल ले लिया HCl, तो इनकी अभिक्रिया बनेगी तो Na किसके पास जाएगा? Cl के पास, NaCl, और OH किसके पास जाएगा? H के पास, H2O। सही बात है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है, इसमें क्षार की अम्ल से अभिक्रिया हुई तो NaCl नमक बन गया, इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ये क्षार था आपका, ये अम्ल था। तो आपसे पूछा जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि जब अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको? और कोई भी ले सकते हो, तो साधारण नमक है हमारा NaCl, जो हम घर में खाते हैं। बाकी और भी कोई अम्ल ले लो, और भी कोई क्षार ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और कोई क्षार ले लो, KOH ले लो, इधर कुछ भी ले लो, H2SO4 ले लो। जब इनकी अभिक्रिया होगी, ये क्षार है, ये अम्ल है, ठीक है, के जाएगा किसके पास? SO4 के पास। तो क्या बना देगा? K2SO4, क्योंकि SO4 की संयोजकता 2 होती है, K की 1 होती है, तो इसलिए K2 लगेगा। ठीक है, और OH किसके पास जाएगा? H के पास, तो H2O जल बन जाएगा। बैलेंस कर लोगे आप शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिक्कत आपको होगी नहीं। बैलेंस है क्या? अरे मैंने कहा था पहली वाली वीडियो देख के, अब आप जिस दिन वो पहली वाली कौन सी? अरे कल वाली नहीं, एक दिन पहले मैंने बेसिक करवाया था केमिस्ट्री का, वो मैं शेयर कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें देखना सारे वीडियो जितने भी केमिस्ट्री पीछे पढ़ा चुका हूँ वो सारा देख के आना आप। ठीक है, तभी मैंने कहा था ये दिक्कत आएगी आपको कि K2 कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, बहुत कन्फ्यूजन होगी क्रिएट, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं। ठीक है, अभी फिलहाल इधर ध्यान दो। एक और ले ले रहा हूँ मैं, एक और, इन दोनों के अलावा और कोई क्षार बताओ। इन दोनों के अलावा और कोई एक क्षार बता दो, उसकी कर दूं किसी अम्ल से। हैं? CaOH का वोल्टोइज, बिल्कुल सही बात है। कैसे आया आपके दिमाग में ये? हाँ, हाँ, तो मैंने बताया था ना, केशव नाथ का माली, इस पे OH लगा दोगे ये क्षार बन गया, OH लगा दोगे ये क्षार बन गया। इस पे अब OH नहीं लगेगा, OH का वोल्टोइज लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी संयोजकता 2 होती है Ca की, सारी चीज़ें पहली वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 1 होती है। ठीक है, COH का वोल्टोइज, यहाँ पर भी MgOH का वोल्टोइज। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ऊपर वाले दोनों प्रबल हैं, प्रबल क्षार हैं आपके, तो CaOH के वोल्टोइज से करवा दो। एक और लिख ले रहे हैं, Ca किससे करवा दूँ इसकी अभिक्रिया? हम कौन से अम्ल से? चलो HCl से करा दे रहा हूँ, तुम कह रहे हो तो।
तो क्या होगी अभिक्रिया, Ca किसके पास जाएगा, Cl के पास, Ca जाएगा Cl के पास, क्या बन जाएगा CaCl2। क्यों, Ca की संयोजकता 2 है तो 2 Cl2 लगेंगे और OH जाएगा H के पास तो H2O। समझ गए, ये सारी उदासीन निकट अभिक्रिया थी, एसिड बेस रिएक्शन थी। बात समझ में आई आपको मेरी, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखना, अम्ल की धातु ऑक्साइड, धातु या धातु कुछ भी लिखा आ सकता है पेपर में, अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल ले लो, कौन सा लोगे आप बताओ। पहले कोई धातु ऑक्साइड का क्या मतलब है, कोई भी धातु और उसका ऑक्साइड, ठीक है। धातु ऑक्साइड, ये सब धातु हैं आपके, ये सब धातु हैं, ठीक है। आप ले लो, कौन सा लोगे, धातु ऑक्साइड, CaO ले लो, MgO ले लो, Na2, ये सब धातुएं हैं। इसमें किसी के साथ ऑक्साइड का मतलब केवल ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब केवल ऑक्सीजन, किसी के साथ, पहले तो कोई अम्ल ले लो, HCl ले लिया सपोज मैंने, इसकी अभिक्रिया करवा दे रहा हूं मैं, NaO बन जाएगा, फॉर्मूला सही है NaO, क्या बनेगा फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का, Na और O, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, ऑक्सीजन की संयोजकता सोडियम की, 1 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, तो Na पे लगेगा 2, Na2O पे लगेगा 1, Na2O, इसी से करा दो, हटाओ Na2O, तो क्या अभिक्रिया हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको, क्या बनेगा, Na किसके पास जाएगा, Cl के पास, NaCl, और ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, H के पास, H2O। तो आप एक बात देख पा रहे होगे, ये Na2O है, हम क्षार कैसे कहते हैं, जिसके पास OH हो, जिसके पास OH हो उसी को तो क्षार कहेंगे। ये तो अम्ल है, इसके पास H है, ये अम्ल है, ये क्षार नहीं है क्योंकि बस इसके पास OH नहीं है, लेकिन इसके जो गुण हैं वो क्षार जैसे हैं। पूछो क्यों, क्योंकि अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है ना। अगर मैं ये कहूँ ये पॉजिटिव है, ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर नहीं पता था तो आकर्षित की वजह से पता चल गया कि ये नेगेटिव है। समझ पा रहे हो अब मेरी बात को। तो अगर ये अम्ल इसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये इसके जो गुण हैं वो क्षारे हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो इसके गुण जो क्षारे हैं, ये मतलब क्षार है, इसकी इससे अभिक्रिया करवा दी तो NaCl और H2O बना, क्या लवण और जली बना है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ठीक है। एक और कोई अभिक्रिया ले लो ऐसी, अम्ल की धातु, हाँ हाँ हाँ, वो सही कह रहे हो आप। तो और एक कोई एक अम्ल ले लो, अम्ल, अच्छा अम्ल को पीछे लिखते हैं और क्षार को आगे लिखते हैं। पूछो क्यों, क्योंकि इसका जो, जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखता HCl और Na2O, या फिर इसको उल्टा लिखता, तो एक्चुअली ये Na है, ये आगे जाएगा, पॉजिटिव है, और इसका Cl पीछे जाएगा। लिख सकते हो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन एक्चुअली Na आगे आएगा ना, तो इसलिए इसको आगे लिखते हैं। आगे आया ना NaCl में, Na Cl पीछे आया है, तो इसलिए इसका जो क्षार का जो धातु होती है, क्षार में जो धातु होती है वो आगे की तरफ आती है, तो इसलिए क्षार को पहले लिखते हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हल्का फुल्का। नहीं समझ पा रहे तो भी कोई बात नहीं है यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। इधर सुन लो ध्यान से। तो ये वाली बात, कोई एक धातु का ऑक्साइड और ले लो और एक अम्ल ले लो। कौन सा अम्ल ले लूँ बताओ, अम्ल पीछे ही लूंगा मैं, H2SO4। इधर कोई एक धात्विक ऑक्साइड ले लो, हैं CO ले लो, CaO। अब ये CO क्यों लिया, क्योंकि इसकी भी संयोजकता 2 है, इसकी भी संयोजकता 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Ca किसके पास जाएगा, SO4 के पास, CaSO4, ठीक है। दोनों की संयोजकता 2 है, SO4 की भी 2, Ca की भी 2, और H जाएगा O के पास, H2O। यहाँ पर तो ये बैलेंस भी है, बैलेंस भी नहीं करनी, यहाँ पर तो ये संतुलित भी है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर H2 है
अच्छा, जैसे जैसे मैं वो टेबल बनाता था ना संतुलित करने के लिए, जरूरी नहीं हम टेबल बनाए, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एन ए देखो, एन ई तो देखते हैं सबसे पहले धातु। एन ए इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 2 है तो इधर 2 की गुणा कर दूं, ठीक है। एन ए बैलेंस हो गए। और कुछ देख लो, एन ए देखो पहले, फिर इसके बाद सी एल देख लो। सी एल इधर 1 है, इधर 2 हो गए, तो इधर 2 लगा दो, ठीक है। अब देखो H इधर 2 है, इधर भी 2 है, एक ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, संतुलित हो गई। ये संतुलित है पहले से ही, ये संतुलित कर लेना। अब मैंने संतुलित नहीं लिखी है, ये बात समझ में आ गई। तो मैं ये कह सकता हूं धातु के ऑक्साइड, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, इनके गुणधर्म कैसे होते हैं, क्षारीय है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, हैं? अम्ल से अभिक्रिया कर रहे हैं ना ये, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। बात क्लियर है आपको, याद रखना। हो सकता है 1 नंबर में यही क्वेश्चन पूछ ले, इंपॉर्टेंट है और, ठीक है। अब क्षार की अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया, क्षार की, यहां अम्ल की थी, क्षार कोई एक ले लो, कौन सा लोगे, NaOH ले लो, ठीक है। और एक अधात्विक ऑक्साइड ले लो, क्या लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो। कार्बन अधातु होता है ना, कार्बन अधातु होता है, इसका ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड हो गया। तो इसकी अभिक्रिया करवा दो, क्या होगी, हैं? इसकी अभिक्रिया हो जाएगी आपकी, जैसे एक अभिक्रिया, इससे पहले मैं इसको खुद आप बता दोगे। जैसे एक अभिक्रिया मैंने आपको बताई थी, अधातु क्षार जैसे CaOH का होल ट्वाइस, क्षार है ये, कैल्शियम पर OH लग रहा है, OH अगर है तो क्षार है, ठीक है। हेरा, जब क्षार हैं सब, ये OH लगाए थे मैंने सब धातु पे। इसकी मैं कर रहा हूं अधात्विक ऑक्साइड से विक्रिया, CO कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करवा दो। क्या विक्रिया बताई थी मैंने ये, जल्दी वो तो बोलो, अरे जल्दी बोलो यार, गांव से आए हो क्या आप? ये 3 अभिक्रिया करवाई थी ना मैंने पहले चैप्टर में, कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से तो एक है ये, क्या बना था, CaCO3 प्लस H2O। याद है आपको ये बात, जिस दिन मैंने बताया था, मैंने 3 अभिक्रिया बताई थी, उनको अपने दिमाग और दिल में बैठा लो भाई। कौन सी 3 अभिक्रिया बताई थी, मैंने कहा था ये है चूना, क्या है, इसकी अभिक्रिया करवा दी पानी से, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस कुछ नहीं, ऊष्मा लिख सकते हो, ऊष्मा। तो ये चूना है, ये बुझा हुआ चूना है, ठीक है। जब चूने की जल से, वही मैंने बताया था पहले, जो चूना होता था उसमें पानी डालते थे, तुरंत वो बुले बुले से निकलते थे, बर्तनों गर्म कर देता था। चूना अभी भी देख लो मार्केट में मिल जाएगा, ला के देखना, अभिक्रिया करके देख लेना ये वाली। हाथ मत डाल देना, लेकिन पानी डालते टाइम हाथ दूर रखना, दूर से डालना पानी, ठीक है। तो जब चूने की इससे जल से अभिक्रिया करे तो ये वाली अभिक्रिया होती है। फिर इसके बाद अगली अभिक्रिया क्या कराई थी मैंने, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, बुझा हुआ चूने की, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराई, तो क्या बना था, चूना पत्थर, CaCO3 प्लस H2O। इसके बाद मैंने चूना पत्थर को क्या कर दिया था, गरम, तो क्या बन गया था, वापस CaO प्लस CO2। ये 3 अभिक्रिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप याद रख लो, पेपर में आनी है, इसमें से कुछ एक सवाल पूछा ही जाएगा। तो ये क्या वापस चूना आ गया, तो ये वाली अभिक्रिया तो लिख दी मैंने यहाँ पर। ये क्या है, क्षार है, ये कार्बन अधातु है, अधात्विक ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया इससे कराई तो चूना पत्थर प्लस H2O। समझ पाए मेरी बात को, तो ये क्षार था, ये लवण है और ये जल है। अगर क्षार किसी से अभिक्रिया कर रहा है तो वो क्या होगा, अरे अम्ल, क्षार तो अम्ल से अभिक्रिया करेगा, मतलब अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्ले होते हैं। समझे मेरी बात को, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्ले होते हैं। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, हल्की फुल्की मेरी, ठीक है। तो इस वाली अभिक्रिया को कर सकते हो आप, क्या बनेगा, ये वाली ऊपर वाली, कार्बोनेट बनेगा, सोडियम का कार्बोनेट Na2CO3, CO3 संयोजक 2 होती है ना, तो Na2CO3 प्लस H2O,
संतुलित आप कर लेना, कर दूं या फिर मैं इधर Na2 है, इधर 1 है, 2 लगा दो, ठीक है, Na बैलेंस हो गया। इसके बाद कार्बन देख लो, कार्बन इधर 1 इधर 1, बात खत्म। हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख लो, हाइड्रोजन इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं इधर, 2 ये रहे 2 ये रहे 4, 3 ये रहा 1 ये रहा 4, बैलेंस हो गई है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ से आप समझ क्या पाए, अब मैंने आपको समझाया पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, फिर मैंने अम्ल की अभिक्रिया करा दी धातु के ऑक्साइड से, अभिक्रिया हो गई। अगर अभिक्रिया हो गई तो हमें पता चला जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड अगर अम्ल से, अभी इसी की मैं करा दूं, इससे अभिक्रिया करवा दूं तो नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये धातु का ऑक्साइड होता है, क्षारीय होता है। फिर मैंने क्षार की अभिक्रिया कही धातु अधातु ऑक्साइड से, ये कार्बन अधातु है। धातु अधातु में अच्छे से समझोगे इस बात को, धातु अधातु में समझोगे कि कौन कौन धातु है कौन अधातु है, और चैप्टर 5 में भी समझोगे जब आप आवर्त सारणी पढ़ोगे तो कौन धातु कौन अधातु कहाँ होती हैं, धातु कहाँ होती हैं अधातु, तब ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी धातु अधातु। ठीक है, एक बार तब मैं दोबारा बता दूंगा ये सारी रिएक्शन, ठीक है ना, एक बार और रिवाइज करवा दूंगा पेपर से पहले। तो समझ पाए? तो अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्षारीय, बता दोगे कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं बताओ? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। याद रहेगी सचिन ये वाली बात मेरी मरते दम तक, ठीक है? ये तो मैं पहले लिखवा चुका हूं। अब मेरी बात सुन लो एक और ध्यान से, ये लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, और जो थोड़ी सी दिक्कत है ना वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दिक्कत मैं बता रहा हूं, कुछ धातु के और कुछ अधातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय क्षारीय नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं धातु के ऑक्साइड के बारे में, धातु के ऑक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, किसका क्या बनेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? उड़ा दूंगा, AlO3, Al2O3। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है तो 2 लगेगा, एल्यूमिनियम की 3 है तो 3, Al2O3, ठीक है। और एक जिंक का ऑक्साइड क्या बनेगा? हाँ बताओ सचिन कुमार। Zn2 नहीं, Zn की भी संयोजकता 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, Zn ही सही है, यही है। तो इसकी भी 2 होती है, इसकी भी 2 होती है, कट जाएगा 1-1, मतलब यही है, Zn ही रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों ये धातु हैं, ये भी धातु है, धातु के ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड हैं। अगर आप चाहो इसकी किसी क्षार से अभिक्रिया करा दो, ये धातु के ऑक्साइड है, इसकी चाहो तो किसी अम्ल से अभिक्रिया करा दो तो नहीं होगी। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, एक बार दिमाग में बैठ गई तो मज़ा भी आएगा और दिमाग में बैठ भी जाएगी, फिर आपको इंटरेस्ट भी बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट का बनना जरूरी है। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने धातु का ऑक्साइड लिया था, एक बार यहाँ पर Na लिया था, एक बार Ca लिया था कि नहीं लिया था? अगर मैं यहाँ पर चाहता कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले लेता, वो भी तो धातु का ऑक्साइड है, Al2O3 ले लेता, और मैं चाहता कि इसकी HCl से अभिक्रिया करा दूं, तो क्या होता? तो ये हो जा एक्चुअली होती या नहीं होती, मैं बता देता हूं आपको। ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? एम्फो हो जाती है अभिक्रिया, ये अभिक्रिया हो जाती है। और कैसे हो जाती है मैं बताता हूं अभी। टेरिक ऑक्साइड, हिंदी में बोलते हैं इसको उभयधर्मी ध्यान से देख लो इधर, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या मतलब है इसका? ऑक्साइड उभयधर्मी, आपने उसमें जीव विज्ञान में नहीं पढ़ा कभी? हैं? उभयचर नहीं पढ़ा? उभयचर हैं, क्या होते हैं उभयचर? हैं? क्यों नहीं पढ़ा? उड़ा दूंगा तुम्हें, नहीं पढ़ा? उभयचर क्या होते हैं? उभयचर हाँ, जो पानी में भी चल सके, जमीन पे भी चल सके। मेढक, सांप, मगरमच्छ,
ये उभयचर होते हैं, दो जगह चल सकते हैं, जैसे जो कि तुम हो, अपना नाम बता रहे हो। हाँ। तो आ, तुम क्या चाह रहे हो, तुमसे मेढक कह दूं मैं? ध्यान से सुन लो। तो उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब जो क्या करेगा, एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करेगा। अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेगा और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेगा। केवल दो ही है ये। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है वो पेपर में कि इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। समझ रहे हो आप? अरे कोई एक ही दे रखा होगा। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, तुम्हारा दिमाग यहीं स्थिर है कि घर पे रख के आते हो कि बेच दिया 5 रुपए में, पोला खा लिया? ध्यान से सुनो, समझ गए मेरी बात को? दोनों के दोनों उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, पेपर में पूछेगा कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, कोई एक ऑप्शन में होगा, वही लगा देना। समझ रहे हो ना? समझ गए क्या पूछना चाह रहा हूं मैं? ठीक है, तो आगे समझो। अब आगे, अब अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। तो जैसे कि अधातु का ऑक्साइड, जैसे Ca लिया था मैंने, ये क्लियर कर गए। अब मैं अगर आपसे ये कह दूं कि CaOH का जो होल ट्वाइस है, इसकी आप अभिक्रिया करा दो N2O से। N नाइट्रोजन अधातु है, मान लो भी मेरी बात, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कौन धातु है कौन अधातु है, थोड़ा बहुत जानते हो, पूरा नहीं जानते आप। ठीक है, धातु अधातु में पूरा जान जाओगे। तो ये N है, अधातु है, अधातु का ऑक्साइड N2O अधातु का ऑक्साइड हो गया। अगर आप चाहोगे CaOH के होल ट्वाइस की अभिक्रिया हो जाए तो ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये जो अधातु का ये वाला जो ऑक्साइड है, ये अम्लीय नहीं होता, ये उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय। समझ रहे हो मेरी बात? जल भी होता है, जल एक तो कितने ऐसे हैं, एक तो जल हो गया H2O, एक N2O हो गया, एक CO हो गया, एक NO हो गया। इंपॉर्टेंट ये वाला ज़्यादा है, लिखवा मैंने ये भी दिए। ठीक है, ये क्या है? उदासीन है। कैसे हैं? उदासीन मतलब न्यूट्रल, ना अम्लीय ना क्षारीय। जो आप पानी पिए तो उदासीन ही तो होता है, अम्लीय क्षारीय नहीं होता। वो पीएच उसका 7 होता है, बताया था मैंने। जो उदासीन होगा उसका पीएच 7 होगा। तो ये सब अधातु के ऑक्साइड हैं, लेकिन ये कैसे हैं? उदासीन है। बात समझ गए मेरी अच्छे से? ठीक है, ये अभिक्रिया होगी नहीं। अच्छा, ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, क्योंकि ये कैसा है? उभयधर्मी है, धात्विक भी है अधात्विक भी है, तो इसकी अभिक्रिया इससे हो जाएगी। क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? AlCl के साथ जाएगा। क्या बन जाएगा? AlCl3, 3 संयुक्ता है ना एल्यूमिनियम की, और दूसरा जल मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात को? और क्षार से भी कर लेगा ये अभिक्रिया। ठीक है, क्लियर है? नो डाउट। तो मैंने ये अभिक्रिया बहुत सारी, ये एक्चुअली 3 लिखी थी, लेकिन अभिक्रिया 3 तो इसमें करा दी, 3 इसमें करा दी, 3 इसमें करा दी। ठीक है, और ये तो 9 ही अभिक्रिया करवाई मैंने। बाकी आप कंसेप्ट सीख गए। कंसेप्ट क्या सीख गए? कोई भी धातु का ऑक्साइड है वो कैसा है? क्षारीय है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेगा। कोई भी अधातु का ऑक्साइड है अम्लीय है, किसके साथ अभिक्रिया कर लेगा? क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेगा। और ये उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपकी। ठीक है, आगे बढ़ूँ, मुझे एक अभिक्रिया और करवानी है, उसके बाद हम सीधे लवड़ पे पहुंच जाएंगे, लवड़ शुरू करवा देंगे। ठीक है? हाँ, नोट करो इसको फटाफट। देखो बच्चों, ये वाली इंपॉर्टेंट और रिएक्शन है अम्ल की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। ठीक है, तो अम्ल कोई भी ले सकते हो, HCl ले लो आप। धातु कार्बोनेट में कौन सा लोगे? Na2CO3 ज़्यादा यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसको ले लो आप। धातु कार्बोनेट है सोडियम का कार्बोनेट प्लस HCl। तो अभिक्रिया क्या होगी इसकी? क्या अभिक्रिया होगी? NaCl3, दिमाग खराब है तुम्हारा। NaCl केवल प्लस और H2O प्लस CO2। CO3 था तो CO3 से CO2 मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर H है, इसके पास ऑक्सीजन है तो H2O मिलेगा। ये वाला NaCl के पास चला गया, NaCl मिल गया। बात समझ में आ गई आपको? एक और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या मतलब है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया करा दो HCl से, तो NaCl, वही NaCl मिलेगा, NaCl प्लस H2O मिलेगा, प्लस यहाँ CO3 की वजह से CO2 भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर तो हमने HCl लिया था, आप कुछ और भी ले सकते हो, कुछ और मतलब H2SO4 भी ले सकते हो अम्ल को, और यहाँ पर धातु का जो कार्बोनेट है CaCO3 भी ले सकते हो, तो अभी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट यही दोनों है। क्यों इंपॉर्टेंट? हाँ हाँ, हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनेट कहाँ है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, धातु कार्बोनेट, धातु Na कार्बोनेट CO3, समझ गए ना? तो इनकी अभिक्रिया मैंने HCl से कराई है, ये दोनों अभिक्रिया हुई हैं। यहाँ पर क्या कॉमन सॉल्ट मिला है, नमक मिला है। एक चीज और ध्यान रख लो, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, इसके जैसे इसके साथ आप AQ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? AQ बता रहा हूँ, इसके साथ भी AQ लिख सकते हो। NaCl जो हमारे पास बन के आया, ये नमक सूखा नमक नहीं है, ये पानी में घुला हुआ आएगा। जब ये अभिक्रिया होगी एक्वस सॉल्यूशन, प्योर HCl से अभिक्रिया थोड़े ना करवा दोगे आप किसी भी चीज की। प्योर HCl तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया, प्योर HCl बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी अभिक्रिया नहीं कराते कभी भी। हम क्या लेते हैं, थोड़ा बहुत पानी मिला के अभिक्रिया करवाते हैं। क्या मिला के? पानी मिला के। तो पानी मिला के अभिक्रिया करवाते थे, इसीलिए AQ लिखा है। AQ का मतलब एक्वस, इसका मतलब है एक्वस। एक्वागार्ड सुना? एक्वागार्ड, एक्वागार्ड का क्या मतलब है? अरे एक्वागार्ड का मतलब क्या है? गार्ड का क्या मतलब है? गार्ड का क्या मतलब? गार्ड, रक्षा। अरे गार्ड नहीं होते, बिल्डिंग के गार्ड वगैरह होते हैं, बिल्डिंग के बाहर जो बैठा रहता है, तो गार्ड होता है, गार्ड। और उसका जो आपका पानी को जो प्योरीफाई करता है उसका नाम है एक्वागार्ड। एक्वा मतलब क्या? एक्वा मतलब पानी, पानी का गार्ड है, पानी की रक्षा कर रहा है वो एक्वागार्ड। तो एक्वा मतलब पानी होता है, ध्यान रखना हमेशा। इसलिए एक्वस, एक्वस का क्या मतलब है? पानी में विलयन। तो हमने इसमें क्या हुआ, HCl में पानी जब मिला देते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन होता है। प्योर HCl की अभिक्रिया नहीं कराई जाती है, पानी मिला के कराई जाती है। प्योर HCl ज्यादा खतरनाक होता है, नहीं हो पाई क्रिया। बात समझ में आ गई? अब जो NaCl बना, NaCl जो नमक बना, ये सूखा नहीं है। जैसे सूखा नमक आप घर में उसमें सब्जी में डाल देते हो, ये भी क्या है? पानी में। जब भाई पानी में विलयन है ये हमारा, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हो आप, तो जो बनेगा NaCl वो ऐसा तो है नहीं अलग से बिल्कुल सूखा आ जाएगा। जैसे ये अभिक्रिया हुई, ये HCl था एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी मिला हुआ, इसमें हमने Na2CO3 डाल दिया, Na2CO3 डाल दिया। तो यहाँ पर अभिक्रिया होगी, एक तो पानी है, पानी तो है ही है, ये NaCl है, पानी ऐसे नमक, नमक बन जाएगा, नमक घुला हुआ, पानी में घुला हुआ, CO2 गैस उड़ जाएगी, CO2 गैस उड़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? एक तो H2O पानी रह जाएगा और NaCl रह जाएगा, मतलब नमक रह जाएगा इसके अंदर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ गया, आपसे ये पूछा जाता है कि किसी अम्ल को तनु कैसे किया जाता है? तनु, तनु मतलब समझ रहे हो? तन्नु नहीं, तनु। तनु मतलब पानी मिलाना, किसी अम्ल में पानी मिलाना, तनु करना। तनु मतलब हल्का होता है, तनु का मतलब होता है हल्का करना। तो जो कोई अम्ल में पानी मिलाया जाता है तो उसका मतलब होता है उसको तनु कर रहे हो आप, हल्का कर रहे हो। तो कैसे किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अम्ल को तनु कैसे किया जाता है? कैसे किया जाएगा? जो अम्ल दे रखा है उसमें पानी डाल के हैं? नहीं, अगर आपने अम्ल दे रखा है उसमें पानी डालने की कोशिश की तो पानी उड़ जाएगा चिंगारी बन के। अम्ल बहुत खतरनाक होता है। अगर आप प्योर अम्ल है, आपने उसमें पानी डाला, तुरंत पानी वो भाप बन के उड़ जाएगा और चिंगारी बन के। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तुम्हारे मुंह पे जब आ जाएगा ना तब मजा आएगा तुम्हें। पानी तुरंत कैसा हो जाएगा? पानी को गला देगा वो अम्ल, पानी उड़ जाएगा हवा में, भाप बन जाएगा। हाँ ठीक है, चिंगारी से निकलेगी। तो कैसे करते हैं? हम लेते हैं पानी, क्या लेते हैं? पानी में अम्ल मिलाते हैं, पानी लेते हैं। पैक पैक बनाता हुआ देखा है कभी? कहाँ देखा है? कहाँ देखें? बाहर गलत चीज होती है, गलत ये काम नहीं करने चाहिए, ठीक है। जैसे पैक, जैसे पिक्चर वगैरह में देखा होगा, पैक बनाते हैं तो थोड़ा टेढ़ा रखते हैं, यूं करके मिलाते हैं। ऐसे पानी रखो, अम्ल लो,
ऐसे टेढ़ा करके मिलाते चले जाओ उसमें, थोड़ा सा हॉल है, हाँ ठीक है, समझ गए। लेकिन पानी में अम्ल मिलाएंगे, ना कि अम्ल में पानी। बात समझ गए कि नहीं? हाँ चिंगा, हाँ और क्या, तुरंत अम्ल में, हाँ वही तो मैं कह रहा, अम्ल में पानी नहीं डाल सकते। हाँ अम्ल डालना है पानी में, हॉल है, थोड़ा थोड़ा अम्ल जाएगा, इतने सारे पानी में थोड़ा सा अम्ल जाएगा तो वो घुल जाएगा जाके। बहुत सारा पानी है, थोड़ा सा अम्ल उसके अंदर जाएगा तो घुल जाएगा जाके, ठीक है। लेकिन बहुत सारा अम्ल होगा, थोड़ा सा उसमें पानी डाला आपने, उड़ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया और ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इनको थोड़ा आगे भी चर्चा करेंगे, अभी हम जब बेकिंग सोडा वगैरह पढ़ेंगे तब, ठीक है, तब भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान रख लो, अपनी कॉपी पे लिख लो। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, जैसे मैंने आपको बताया था, जब अम्ल के बारे में बताया था, तो अम्ल क्या क्या, अम्ल की परिभाषा क्या लिखवाई थी? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में क्या देते हैं? H+ आयन। जलीय विलयन में H+ आयन देगा ये, मतलब अगर जल नहीं होगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो ये अम्ल की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? अगर जल नहीं होगा तो ये अम्ल की तरह बिहेव नहीं करेगा। बात समझ पा रहे हो मेरी, क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना। तो होता क्या है, ये इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाएंगे। मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे हम समझाएंगे, क्या समझाएंगे कि अगर जल नहीं हो तो अम्ल अम्ल की तरह बिहेव नहीं करता है, उसके अम्लीय गुण शो नहीं करता है वो। एक हम लेंगे परख नली, क्या लेंगे? परख नली को बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। एक परख नली ले ली, इसमें मैं रखूंगा क्या? NaCl। क्या रखूंगा? इसमें NaCl ले रखा है। NaCl मतलब नमक। इधर ध्यान से सुन लो, अरे कुछ नहीं, परख नली है, मतलब टेस्ट ट्यूब है, इसमें NaCl ले लिया मैंने, नमक ले लिया, ठीक है। इसमें मैं ऊपर से ड्रॉप डाल रहा हूँ किसकी? H2SO4 की। हाँ हाँ प्योर है बिल्कुल ये। जब मैं ये इसको डाल रहा हूँ तब यहाँ पर होगा क्या, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से HCl निकलेगा, वो भी कैसे फॉर्मेट में? गैस के रूप में HCl निकलेगा। HCl अम्ल होता है, लेकिन ये कैसा होगा? वो ऐसा नहीं होगा, क्या बोलते हैं, द्रवित, या कैसा, क्या बोलते हैं, अरे यार लिक्विड नहीं होगा, मतलब तरल नहीं होगा, गैस के रूप में निकलेगा। जब इन जो दोनों अभिक्रिया करेंगे, H2SO4 ड्रॉप करके छोड़ा मैंने यहाँ से, ठीक है, तो NaCl H2SO4 जब अभिक्रिया करेंगे तो HCl गैस निकलेगी, इतनी समझ लो मेरी बात को। अब ये जो HCl गैस निकली यहाँ से, HCl गैस निकली यहाँ से, इसको मैंने एक ड्राई मतलब शुष्क, इसके ऊपर एक क्या रख दिया यहाँ पर? शुष्क लिटमस पेपर। हाँ लिटमस नहीं बताया था मैंने स्टार्टिंग में? लिटमस क्या होता है? शुष्क मतलब इसमें नमी नहीं है बिल्कुल भी, सूखा है, बिल्कुल सूखा है। तो मैंने यहाँ से HCl गैस निकाली, HCl निकला अम्ल, गैस के रूप में निकला, ठीक है, गैस के रूप में अम्ल निकला। यहाँ पर शुष्क लिटमस पेपर लिया था, इसका कलर चेंज नहीं होगा, जैसा कलर है वैसे ही रहेगा, बैंगनी है बैंगनी रहेगा। क्यों? लेकिन अम्ल तो उसका रंग बदल देता है, लिटमस का कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अगर ये नीला है तो नीला ही रहेगा, लाल नहीं करेगा ये इसको। और दूसरी कंडीशन समझो, इस बार मैंने क्या किया, वही सारी चीज़ें ली, ध्यान से देखो इधर, वही NaCl लिया, इधर क्या लिया? NaCl। इधर से मैंने क्या डाला? ड्रॉप बूंद बूंद करके H2SO4। अभिक्रिया होगी तो HCl गैस निकलेगी, HCl निकलेगा गैस के रूप में, यहाँ से HCl निकला गैस के रूप में, ठीक है। क्या? तो यहां से क्या होगा? HCl गैस निकलेगी, ठीक है। लेकिन यहां पर इस बार मैंने लिटमस लिया, इसका कलर मान लो नीला है, कैसा कलर है? नीला। पहले भी नीला ही था, यहाँ पर नीला का नीला ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बार जब ये HCl गैस निकल के आई, और ये कैसा था? थोड़ा गीला था मतलब नमी थी इसमें, ठीक है।
तब इस बार जब निकला ये नमी थी तो ये क्या हो गया, लाल से नीला, नीले से लाल हो गया। मतलब इस बार जो HCl था उसने अपना काम करा। HCl मतलब HCl क्या हो गया, अम्ल हो गया, HCl गैस अम्ल है, तो इसने अपना काम कर दिया, नीले से लाल कर दिया इसको। क्यों? क्योंकि इस बार इसमें नमी थी, इसमें पानी था इस बार। तो पहले पानी की कमी थी, पहले बिना पानी के अम्ल कुछ नहीं है। तो पहले गैस में तो कोई पानी होता नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। जब अगर मैं इसी चीज को, लिटमस को HCl में डाल रहा हूँ, तो अगर HCl है हमारा तब तो इसमें पानी होगा, अगर तरल है तो ये फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ पर मैंने HCl गैस बनाई, इसीलिए अब गैस होगी तो पानी तो होगा नहीं, तो गैस होगी तो पानी नहीं होगा। तो इसको भी मैंने यहाँ पर ड्राई रखा था, शुष्क रखा था, तो HCl ने अपना काम नहीं किया, नीला का नीला ही रहा। लेकिन यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा कह लिया नम, ये लिटमस पेपर है, कैसा है, नम लिटमस पेपर, नम लिटमस पेपर। तो इस बार इसने अपना काम किया, नीले से लाल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहां पर पानी था, तो पानी के प्रेजेंस में ही वो अपना काम करेगा, अन्यथा वो अपना काम नहीं करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छे से आगे बढ़ो। हाँ, तो बच्चों देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझोगे। आप लिखवा नहीं रहा, मैं केवल बता दे रहा हूँ। तो हमें क्या पढ़ रहे हैं, पीएच, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो क्या महत्व है उसको हम समझेंगे, ठीक है। तो 5 पॉइंट बताऊंगा, इसमें 5 पॉइंट को ध्यान रखोगे। सबसे पहला पॉइंट तो आपका जो होता है, जो पहले जब एसिड रेन होती है तो हम जो पौधे और जो जलीय जीव होते हैं उनकी कैसे रक्षा कर सकते हैं। जब अम्लीय वर्षा होगी तो वो जल का जो पीएच है वो 5.6 कर देंगे। अब पीएच का क्या बताया था मैंने, पहले पीएच ही बता दूं, आप भूल गए होगे। पीएच की वैल्यू 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतनी होती है। अगर पीएच 7 है तो ये कैसा है, उदासीन, न्यूट्रल, जैसा कि हमारा जल होता है, ना अम्ल ना क्षार है। अगर किसी की पीएच 0 है तो प्रबल अम्ल है। क्या है? प्रबल अम्ल है। और जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे तो अम्लता कम होती जाएगी। यहाँ पर ये इस जगह पे क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अगर इतनी पीएच है, ये सारी पीएच है तो दुर्बल अम्ल होएगा, और ये सब पीएच है तो कैसा होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा। इधर आ जाओ, अगर इधर इतनी पीएच है तो प्रबल क्षार हो जाएगा, ठीक है। मतलब जहां से उदासीन होगा यहां से क्षारता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहां पर दुर्बल क्षार होगा। समझ गए मेरी बात को आप या नहीं? दुर्बल क्षार। अब मेरी बात सुनते जाओ फटाफट फटाफट। तो जब होता क्या है, जब एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है, तो वो पानी जो पानी नदी वगैरह तालाब है उसकी अम्लीयता बढ़ा देगी और पीएच लगभग 5.6 कर देती है। कितनी कर देती है? पीएच 5.6, मतलब कम कर देती है, अम्लीय कर देगी। 5.6 में अम्ल है, क्षार है, अम्ल, 7 से कम अम्लीय होती है। अगर पीएच 7 से कम है तो अम्लीय है वो। तो जब एसिड वर्षा, अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच कम कर देगी, और उसको जो जलीय जीव है वो मर भी सकते हैं। मछली हो गई, पेड़ पौधे हो गए पानी के अंदर। हाँ, हर जगह हो जाती है, कहीं पर भी हो सकती है। ज़्यादा कारखाने वगैरह जहाँ ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ अम्लीय वर्षा होती है, जहाँ से CO2 और SO3 SO2 गैस निकलती है ना, SO2 SO3, ये कारखानों से यही सब गैस निकलती हैं। जैसे SO2 है, ये क्या बना देगा, ये भाप में उड़ेगा, भाप में उड़ के ये H2SO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? SO2 है ना, तो H2SO4 ये अम्ल होता है, तो यही वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा कहते हैं उसको, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा होती है तो क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा, मतलब। और तो लेकिन जो जलीय जीव हैं उनको पीएच, पानी के पीएच कितना चाहिए, 7 से लेके 7.8 तक अगर है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 तो उदासीन होता है, थोड़ा क्षारीय हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो अगर इतना पीएच है पानी का तो वो जीवित रहेंगे, अन्यथा उनको दिक्कत होगी जीवित रहने में, ठीक है। हाँ, वो चल जाएगा थोड़ा बहुत। तुम कैसी बात कर रहे हो, वो चल जाएगा थोड़ा बहुत। एक सेकेंड। तो समझ पाए आप मेरे बच्चों मेरी बात को? तो होगा क्या, अब अम्लीय वर्षा अगर हो रही होगी, अम्लीय हो जाएगा, तो हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल देंगे तो जिससे कि उसका बैलेंस हो जाए। मतलब ये अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच घट गया, 5.6 हो गया, हम इसमें कुछ ऐसा डाल दें, कुछ क्षार डाल दें, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ये अम्लीय है पानी इस टाइम पर, हम इसमें एक क्षार डाल दें
लगभग कितनी पीएच वाला, 7 तो उदासीन होता है, 8 9 वाला डाल दें, 8 वाला डाल दो, 9 वाला डाल दो, ऐसा कोई चीज़ डाल दो जिसका पीएच 8 या 9 होता हो, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, वो 7 पे लेके होता है। अब क्या डाल सकते हो, जो आपके पास NaHCO3 बताया था मैंने अभी, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। बेकिंग सोडा तो इससे बनेगा वैसे, लेकिन फिलहाल इसको NaHCO3, इसके छारे होता है, इसको डाल दो आप, तो क्या हो जाएगा, उदासीन अभिक्रिया हो जाएगी और वो उसका पीएच बैलेंस होकर 7 हो जाएगा। और फिर जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, उसके अंदर वो जीवित रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ गई मेरी? ठीक है। तो जो जलीय जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं हम, इस तरीके से कर सकते हैं, अम्लीय वर्षा से। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दूसरा जो आपका है जो मिट्टी, पहला तो यही हो गया। दूसरा जो आपके बगीचे में मिट्टी होती है, आपके पेड़, जब मान लो अम्लीय वर्षा हुई तो मिट्टी की अम्लीय वर्षा नहीं भी हुई या किसी भी कारणवश वहाँ की जो पीएच है वो कम है या ज़्यादा है, कुछ भी हो सकती है। जो कहीं पर भी कोई स्थान है, वहाँ की जो मिट्टी है उसका पीएच कम भी हो सकता है, अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच कम हो जाएगा मिट्टी का, और ज़्यादा भी हो सकता है, 7 से कम भी और 7 से ज़्यादा भी। तो उसको भी हम बैलेंस कर सकते हैं, मिट्टी की पीएच को बैलेंस कर सकते हैं। 2 चीज़ें हैं आपके पास बैलेंस करने के लिए, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका कैसा होता है, कैसा होगा, क्षार है अम्लीय? कैल्शियम ऑक्साइड अम्लीय क्षार है? हैं। अभी मैंने क्या बताया था, धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षार है ये। क्षार की जगह पे ये डाल सकते हो, NaHCO3 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्षार है, इनका यूज़ कर सकते हो आप किसमें, अम्लता अगर किसी की है तो अम्लता घटाने के लिए इनका यूज़ आप कर सकते हो, तो अम्लता खत्म हो जाएगी। अम्ल कौन से यूज़ कर सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, CH3COOH, और बहुत सारी यूज़ कर सकते हो। नींबू अम्लीय होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूज़ करके अम्लता कम ज़्यादा, अम्लता को घटा बढ़ा सकते हो। समझ गए मेरी बात को? बगीचे वाला क्लियर हो गया आपको। तीसरा आपको क्या समझना है, पहला दूसरा तीसरा आप समझो, जो हमारे ये अंदर हम जो खाना खाते हैं तो हमारे अंदर बायो में आपने पढ़ा होगा HCl निकलती है, HCl अम्ल निकलता है, एसिड निकलता है खाने को पचाने के लिए, सुना है आपने ये बात? हमारे पेट के अंदर एक अम्ल निकलता है, कौन सा, HCl, ठीक है। और क्या कह रहा हूँ मैं, पेट में HCl निकलता है, ये किसको, खाने को पचाने में सहायक होता है। अगर ना निकले खाना नहीं पच पाएगा सही से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये अम्ल बहुत ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, अम्ल बहुत ज़्यादा निकल जाता है तो होता क्या है, एसिडिटी होती है, खट्टी खट्टी डगारें आती हैं, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ पी के, अम्ल है ना, तो कुछ ऐसा, हाँ, इनो पी के, ठीक है, इनो पी के हम उसको एसिडिटी को सही कर सकते हैं, ठीक है। अब जो इनो में क्या होता है, MgOH का वोल्टवाइज, Mg क्षार है तो होगा ये, Mg क्या है, क्षार है, Mg वो है धातु है, और उसका OH क्षार होगा, मैंने बताया था आपको ये सब, KOH, NaOH, CaOH का वोल्टवाइज, MgOH का वोल्टवाइज, सब क्या है आपके क्षार हैं, OH लग रहा है सब पे। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ, हाँ, इनो में ये मिला रहता है, जो क्या करता है, इसको हम अगर पी लें तो हमारे अंदर जो एसिडिटी बन रही है, जो HCl ज़्यादा निकल गया पेट के अंदर, वो नॉर्मल हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? ज़्यादा निकल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ खाओगे तो ज़्यादा निकलेगा, अगर आप ढंग की चीज़ खाओगे तो अम्ल जितना है उतना ही निकलेगा, ज़्यादा कम नहीं निकलेगा। अगर आपने बहुत सी सारी चीज़ें फास्ट फूड खा के अपना पेट खराब कर लिया तो वो क्या करेगा, तेल वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे तो ज़्यादा HCl निकलेगा, ज़्यादा HCl निकलेगा तो पेट में गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो उसको इनो जब पियोगे तो आपके पेट में कौन सी अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। HCl अम्ल ज़्यादा निकला, आपने एक MgOH क्षार मिला दिया, MgOH का वोल्टवाइज, तो ये क्षार ये अम्ल आपके पेट में हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण और जल से कोई दिक्कत नहीं है, लवण से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका पाचन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। और एक दांत में क्या होता है, 3 बता दिए मैंने, कौन कौन से 3 बता दिए, पेड़ अम्लीय वर्षा से रक्षा कैसे की जाए, जलीय जीव जंतु पेड़ पौधों की, मिट्टी वाला बता दिया, मिट्टी को कैसे सही किया जाए कि पेड़ उपजाऊ मिट्टी बन जाए
या तो आप अम्ले हो गई तो कुछ क्षार मिला दोगे मिट्टी, अगर मिट्टी क्षारे है तो कुछ अम्ल मिला दोगे, ठीक है। तो मिट्टी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। तीसरा मैंने बताया हम अपने आप को अपने पेट में जो ज़्यादा HCl निकलता है उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तीसरा हमारे दांत भी सड़ जाते हैं, जब पेट में से अम्ल निकल रहा है तो वो अम्ल जाके दांतों में चिपक जाता है, तो दांतों में सड़न आ जाती है। तो इसकी रक्षा कैसे की जा सकती है? टूथपेस्ट करो 2-2 बार। हाँ, टूथपेस्ट 2-2 बार करो। टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट आपका कैसा होगा, अम्ले होगा कि क्षारे होगा? क्षारे होगा ना। टूथपेस्ट क्षारे होगा तभी तो वो आपके जो अम्ल चिपक गया पेट से निकल के दांतों में उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया करके सही कर देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, तो चौथा क्या हो गया, हमारे दांतों की सुरक्षा। पांचवा जब आपको कोई मधुमक्खी काट ले, क्या काट ले, मधुमक्खी डंक मार के चली जाए तो अम्ल छोड़ जाती है। क्या छोड़ जाती है? अम्ल छोड़ जाती है। उसकी वजह से हमें जलन होती है, उसकी वजह से हमें जलन होगी। तो हम जब अम्ल छोड़ के गई है तो हम कुछ क्षार लगा दें इस पे। दिमाग खराब है तुम्हारा? नींबू खुद अम्लीय होता है, और ज्यादा जलन होगी। हैं? काय को होगा, अम्ल होता है नींबू। अम्ल हाँ, तुम अपनी राम कथा पहले बताने लगा करो, इधर सुना करो ध्यान से, जब मैं पढ़ा रहा करूं तब। तो बात समझ में आई आपको या नहीं? तो जब मधुमक्खी काट के जाएगी तो आप क्या करोगे, वो एसिड छोड़ के जाएगी, अम्ल छोड़ के जाएगी, कुछ क्षार लगा लो। क्या लगा सकते हो? टूथपेस्ट लगा लेते हैं लोग। क्यों? टूथपेस्ट क्षारे होता है, बताया मैंने अभी। बेकिंग सोडा लगा लो, बेकिंग सोडा ये भी आपका क्षारे होता है, बेकिंग सोडा रगड़ लो, ठीक है। अगर मधुमक्खी काट जाए तो वो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया होके उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। रगड़ते होंगे भाई लोहा, पता नहीं मुझे। तो मेरी बात सुन लो ध्यान से, पांचों के पांचों आपको याद हो गए कि नहीं? लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि पीएच का महत्व बताइए, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। तो सारे पांचों के पांचों पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, आपने पांचों के पांचों लिख दिए। क्या क्या 5 पॉइंट बताए मैंने अभी? सिमरन पहला क्या बताया? हाँ, पानी के जो जीव जंतु होते हैं उनकी सुरक्षा कर सकते हैं हम अम्लीय वर्षा से। अम्लीय वर्षा होगी तो पीएच कम हो जाएगा, हम उसमें कुछ क्षारे मिला के उसको बैलेंस कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। दूसरा क्या? मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं। अगर हमारी अम्लीय है तो कुछ क्षार मिला दो, और क्षार है तो कोई अम्ल मिला दो और उसका पीएच सही कर दो, 7 के पास ले आओ। तीसरा क्या बताया मैंने? पेट में जो HCl निकलता है उसको हम उदासीनीकरण, एसिडिटी जब होती है हमें तो हम क्या, कोई एंट एसिड, क्या बोलते हैं? एंट का मतलब होता है उल्टा, एसिड तो आप जानते हो अम्ल। तो जब हमारे पेट में एसिड ज़्यादा निकलता है, अम्ल ज़्यादा निकलता है, तो एंट एसिड कुछ पिला दिया जाता है। एंट एसिड जैसे कि इनो, ठीक है। क्या होता है उसमें? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOH का होल ट्वाइस। तो चौथा क्या है? दांत की जो सड़न होती है वो किसकी वजह से? अम्ल की वजह से होती है। तो टूथपेस्ट करो आप सुबह शाम, उसमें क्षार होता है। पांचवा क्या बताया मैंने? मधुमक्खी अगर काट के जाएगी तो अम्ल छोड़ के जाएगी वो, तो आप क्या करोगे? क्षार लगा लो। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं? ठीक है, तो पांचों के पांचों मैंने आपको बता दिए। तो देखो बच्चों, अभी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है, केवल लवड़ रह गया है। और लवड़ में भी हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें लवड़ के परिवार पढ़ने हैं, लवड़ कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, एक क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्या है? क्लोर, इंग्लिश में एल्कली बोलते हैं, हिंदी में क्षार बोलते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, बैठो नीचे। क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़नी है हमें। सबसे पहले लवड़ के बाद क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़नी है। NaCl है, मतलब नमक ही होता है इसमें, कॉमन सॉल्ट। NaCl की प्रक्रिया कुछ देखेंगे क्या होता है इसमें, कुछ हमें रसायन मिलते हैं इससे, वो सारे रसायन उपयोगी होते हैं, वो सारे एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगी बेसिकली इसमें। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, उसको पानी में डुबो के उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे, ठीक है। देखते हैं कल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? व्यंजक चूर्ण, खाने का सोडा, धोने का सोडा, और एक POP, और एक
क्रिस्टलाइजेशन वो देखते हैं क्या। ये 4-5 टॉपिक बच रहे हैं, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं। बाकी जितना भी अभी मैंने पढ़ा है इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले चैप्टर में कल की क्लास गई थी पूरी, आज की क्लास गई है, कल एक और क्लास जाएगी। 3 क्लासेस में ये दूसरा चैप्टर बिल्कुल आपका 100% तैयार हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ आपको करना इतना है कि घर पर जाकर रिवीजन जरूर करना है। घर पे जाकर अगर रिवाइज करोगे, एक बार रिवाइज तो आज ही करो इस चीज़ को। एक बार वीडियो देख लो, आप रिवाइज कर लो, एक बार और कर लेना बीच में, एक बार पेपर टाइम पे कर लेना। बस आप किसी के दिमाग से कोई चीज़ निकलेगी नहीं, जैसा एज इट इज उतारे आओगे, जो जो मैं बता रहा हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, रिवीजन करते रहना बस आप। ठीक है, 90 प्लस के 100 पूरे आ जाएंगे। तुम सही से तो पढ़ो।